गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा रहा था। एटॉमिक मॉडल्स में मैंने आपको किस किस के मॉडल पढ़ा चुका था। डाल्टन का पढ़ा चुका था, जे थॉमसन का पढ़ा चुका था जिसे हम क्या बोलते हैं, और प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, रेजिन मॉडल। अब मैंने नेक्स्ट आपको मॉडल पढ़ाया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में उसका दूसरा नाम क्या था, अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें क्या किया था रदरफोर्ड ने, अल्फ़ा कणों को सोने की पतली झिल्ली पर डाला था, जिससे उसने नाभिक की खोज की थी, और नाभिक की खोज के द्वारा फिर उसने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था, जिसे क्या बोला जाता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोला जाता है। अब देखिए, हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो पढ़ लिया था कि हमने बताया था कि उसने नाभिक की खोज कैसे की थी, अल्फ़ा कणों की बौछार की थी। अधिकांश अल्फ़ा कण निकल चुके थे और कुछ अल्फ़ा कण विचलित हो गए थे अपने पथ से, और उनमें से बहुत कम अल्फ़ा कण, मतलब 20,000 कणों में से एक अल्फ़ा कण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस आ गया था। मतलब 180 डिग्री के कोण पर वो अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। और मैंने आपको बताया था कि पथ में विचलन क्यों आता है। पथ में विचलन इसलिए आता है कि आपका जो नाभिक होता है वो भी पॉजिटिव आवेश होता है, और जो आपका अल्फ़ा कण होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यदि वो नेगेटिव होता तो वो उन दोनों को, अल्फ़ा कणों को अट्रैक्ट कर लेता और समाप्त कर देता। जबकि नाभिक पॉजिटिव, अल्फ़ा कण पॉजिटिव, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। इस कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है, विचलन पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। निष्कर्ष क्या निकाले थे कि परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है, जिसके अंतर्गत धनावेश अत्यंत सूक्ष्म भाग में क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसे उस अत्यंत सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, नाभिक, न्यूक्लियस नाम दिया था। उसने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला था, उसके बाद उसने बोला था कि उसने अपना परमाणु मॉडल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो और इस मॉडल को उसने क्या नाम दिया था, ग्रहीय मॉडल भी नाम दिया था। तो ये चीज़ अब तक आपने सीखी है। अब हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में भी क्या मिली थी, कमियां मिली थी। और रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी थी वो कौन, आने वाला साइंटिस्ट सुधारेगा। तो जब तक इसमें कमी नहीं निकलेगी आगे वाला मॉडल नहीं आएगा। और आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक साइंटिस्ट हुए थे नील्स बोर। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, तो नील्स बोर ने इस मॉडल में कमी निकाली थी। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, अब हम क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। आप भी जानते हो कि जब हम किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या हम बोलें कि हमको किसी कमरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। एनर्जी खत्म होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो हमारी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे ही नील्स बोर ने क्वेश्चन किया था रदरफोर्ड से कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो ऊर्जा के उत्सर्जन से उसकी एनर्जी में कमी आ रही है। एनर्जी में कमी आ रही है तो वह सर्पिलाकार गति करके नाभिक पे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? तो इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सका, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो ये उसकी क्या बन गई, कमी। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी आवेश या कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर यदि गति करता है या गतिशील होता है तो वह अपनी ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यह किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो हम सबसे पहले रदरफोर्ड की कमी में क्या देखेंगे, मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेश गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब वो आवेश कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, तो कोई भी आवेश यदि गति करेगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है।
अब सेम इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो नाभिक के क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आनी चाहिए तो ऊर्जा में कमी के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है यदि आपको 2-3 दिन खाना नहीं देंगे और आप पे काम करवाएंगे तो आप निष्क्रिय होकर या तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे या कुछ भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही सेम यदि इलेक्ट्रॉन की लगातार ऊर्जा निकल रही है तो वो नाभिक पर सर्पिलाकार गति करते हुए गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका, इसलिए ये रदरफोर्ड मॉडल की क्या बन गई, कमी बन गई। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन होता है तो हम जब ग्राफ खींचते हैं, हम जब क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ सतत ना आकर कैसा आता है, असतत। असतत का मतलब होता है कि इस प्रकार ये हो गया कि पहले गिरा फिर ये स्टेबल हो गई फिर और गिरी, मतलब पहले इसमें कमी आई फिर ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट नियत हो गई, नियत के बाद फिर ये वापस दोबारा गिरने लग गई। तो ये होता है असतत ग्राफ। ये कैसा होता है, असतत ग्राफ। और ये जैसे कि ये कंटिन्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो मतलब इसको बोलते हैं सतत ग्राफ। तो जब हमने परमाणु के ऊर्जा उत्सर्जन का ग्राफ प्राप्त किया और आपको पता है कि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो फिर उसने क्या बताया कि इसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किए थे तो तब इसका ग्राफ सतत ना होकर कैसा प्राप्त हुआ, हमको असतत ग्राफ प्राप्त हुआ। और असतत ग्राफ प्राप्त हुआ, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो ये दोनों रदरफोर्ड मॉडल की क्या बन गई, कमियां बन गई। तो अब आपको पता है इसमें कमी आई है, तो नेक्स्ट कोई साइंटिस्ट आएंगे जो इनमें सुधार करेंगे। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे आपके नील्स बोर। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए थे, नील्स बोर आए थे। नील्स बोर ने अपना सिद्धांत दिया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, नील्स बोर। नील्स बोर परमाणु मॉडल। चूंकि इन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल था वो किसके आधार पर दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। अब देखिए, तो हमको नील्स बोर का परमाणु मॉडल जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। जब तक हमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत नहीं पता होगा तब तक हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को नहीं पढ़ सकते। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। पहली बात, ये सिद्धांत जो दिया गया था 1900 में दिया गया था, और ये जो आपका परमाणु मॉडल दिया गया था 1913 में दिया गया था। तभी तो पहले इसकी खोज हुई थी, इसी के आधार पर इसने अपना क्या दे दिया था, परमाणु मॉडल दिया। सिद्धांत कहता है कि किसी भी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। क्या बोला है मैंने, इस सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन
सतत रूप से ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोला जाता है? क्वांटा बोला जाता है। इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोला जाएगा? क्वांटा। ये ध्यान रखना, ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोला जाता है? क्वांटा बोला जाता है। और यदि ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट प्रकाश ऊर्जा के हों तो इन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोलते हैं? हम फोटोन बोलते हैं। यदि ली गई ऊर्जा कैसी हो? प्रकाश ऊर्जा हो, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोलेंगे? फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट क्या कहलाते हैं? फोटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। क्वांटा भी बोला जाता है, फोटोन भी बोला जाता है। फोटोन और क्वांटा में फ़र्क क्या है? क्वांटा तो कोई सी भी ऊर्जा हो उस ऊर्जा के बंडल को बोलेंगे, लेकिन फोटोन किसे बोलेंगे? सिर्फ प्रकाश ऊर्जा के बंडलों को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखो, प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया था। प्लांक ने बोला था कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, क्या बोला था प्लांक ने? कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उससे संबद्ध आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, और ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी मीन ई प्रोपोर्शनल होती है किसके? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। अब आपको पता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट आता है एच, और इसे बोलते हैं एच न्यू। और एच को क्या बोला जाता है? एच को बोला जाता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? प्लांक कांस्टेंट। और इसका मान क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट मान है, बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनमें बहुत काम आता है, बहुत पूछा जाता है ये। और आपकी केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो ये मान याद रहना चाहिए। तो अपन दोबारा से पढ़ते हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। प्लांक ने 1900 में सिद्धांत दिया था। उसने बताया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। उन छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। और यदि यह ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा हो तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहा जाएगा? फोटोन। और फोटोन से संबंधित उसने क्या दिया था? एक नियम दिया था। नियम में क्या बोला था? कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, उसने क्या बोला था? प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उससे संबद्ध आवृत्ति के समानुपाती होती है। और यहाँ पर ई क्या है? एनर्जी। म्यू क्या है? आवृत्ति। म्यू को क्या बोल सकते हैं हम? आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति।
उनसे सम्बद्ध आवृत्ति के समानुपाती होती है। आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। यहाँ पर h नियतांक आता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। अब इसका मान कितना होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए हमने प्लांक नियम पढ़ चुके हैं। अब प्लांक नियम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैंने आपको एक बात बताई, ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलती है ऊर्जा। अब सर ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में कैसे निकलती है, कि देखो अब यहाँ से एक छोटा पैकेट यदि बात करें तो एक छोटा पैकेट का मान क्या होगा, एच न्यू। एक छोटे पैकेट का मान क्या होगा, एच न्यू। कि जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो वो किस रूप में करेगा कि एक एच न्यू ऊर्जा निकाल दी, या 2 एच न्यू ऊर्जा निकाल दी, या 3 एच न्यू ऊर्जा निकाल दी। तो मतलब वो क्या करेगा, इंटीजर नंबर में क्या निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। या तो 1 एच न्यू या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू। ऐसे नहीं निकालेगा कि 2/3 निकाल दी, 3/2 निकाल दी, ऐसे बिल्कुल नहीं। या तो 1 एच न्यू या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू, क्योंकि ऊर्जा का बंडल निकलेगा। एक बंडल निकलेगा तो 1 एच न्यू, 2 बंडल निकल गए तो 2 एच न्यू, 3 बंडल निकल गए तो 3 एच न्यू। कभी बंडल ऐसा नहीं होगा कि 2/3, 3/2, 4/5, ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। ये क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कुल अवशोषित ऊर्जा या कुल उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है फोटोन ऊर्जा के क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। क्या बोल सकते हैं, ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं इससे आगे लिख रहा हूं कि जो आपकी कुल उत्सर्जित या कुल अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है, फोटोन ऊर्जा के पूर्ण गुणज में होती है। क्या होती है, फोटोन ऊर्जा के पूर्ण गुणज में होती है। क्योंकि मैंने बताया था या बंडल निकलता है, जो क्या निकलता है, या तो 1 बंडल निकलेगा, या 2 बंडल निकलेंगे, या 3 बंडल निकलेंगे, या 4 बंडल निकलेंगे, ऐसे ही आगे निकलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आधा बंडल निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। या तो पूरा की पूरा बंडल के रूप में निकलेगी तो 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ई होगी आपकी n इंटू एच न्यू होगी। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। और n हमेशा क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। n क्या होगी, आपकी प्राकृत संख्या होगी। तो इस फॉर्मूले को भी क्या रखोगे, आप ध्यान में रखोगे। ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर n क्या है, फोटोनों की संख्या। n क्या बोल सकते हैं हम, फोटोनों की संख्या। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक स्टार डाल के आप लिख लो कि जो 1 मोल फोटोन ऊर्जा होती है, 1 मोल पदार्थ की, केमिस्ट्री में जो हम मात्रक पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ को नापने के लिए, तो वो क्या पढ़ते हैं, मोल। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में मोल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि 1 मोल पदार्थ की जो फोटोन ऊर्जा होती है उसे आइंस्टीन ऊर्जा भी कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल पदार्थ की फोटोन ऊर्जा आइंस्टीन ऊर्जा कहलाती है। आइंस्टीन ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बता दूं, 1 मोल में
6 इंटू 023 इंटू 10 की पावर 23 इतने क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं या परमाणु पाए जाते हैं। अब इतने परमाणु पाए जाएंगे तो एक परमाणु के लिए एक, सपोज एक HNU लग रही है तो इतने परमाणु के लिए इतने ही क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी, इतने ही HNU ऊर्जा लगेगी। और इसको क्या बोला जाता है, Na आवोगाद्रो संख्या। इसको क्या बोला जाता है, Na आवोगाद्रो संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसकी एनर्जी का, Na इंटू HNU क्या हो जाएगा, Na इंटू HNU। तो हम ये बोल सकते हैं आइंस्टीन ऊर्जा का यदि आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलोगे, Na इंटू HNU। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब तक हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्या था। फर्स्ट जो आपको थ्योरी लिखनी है उसमें क्या लिखोगे कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर असतत होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे बंडलों को क्वांटा कहा जाता है। यदि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में लिया जाए तो इन छोटे छोटे पैकेटों को फोटोन कहा जाता है। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, यदि हम फोटोन की ऊर्जा को निकालें मैथमेटिकली तो कितनी होती है वो, कि फोटोन की ऊर्जा होती है उसकी संबद्ध आवृत्ति के समानुपाती। उसकी संबद्ध आवृत्ति क्या थी आपकी, म्यू थी, और ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू के। जब हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था तो कोई कांस्टेंट आ गया, ई बराबर HNU। और HNU यहाँ पर H क्या बोला था फिर मैंने, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान क्या बताया था, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ये मान आपको याद होना चाहिए। ये प्लांक नियतांक बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक बंडल निकल गया या दो बंडल निकल, काफ़ी सारे निकल सकते हैं। तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो पूर्ण गुणज में होता है। तो पूर्ण गुणज मतलब n यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 3। n क्या होता है यहाँ पर, फोटोनों की संख्या के कितने फोटोन्स निकले हैं। दूसरा, फिर मैंने आपको स्टार डाल के एक पॉइंट लिखवाया था कि एक मोल की फोटोन ऊर्जा को क्या बोला जाता है, आइंस्टीन ऊर्जा बोला जाता है। और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। एक परमाणु को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा कितनी है, HNU। तो इतने परमाणुओं को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसे कैसे लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। इस पूरी संख्या को क्या लिख सकते हैं, Na। और इसको क्या बोला जाता है, आवोगाद्रो संख्या। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम HNU से तो हमारी क्या निकल जाएगी, एक मोल की फोटोन ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, आइंस्टीन ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपको पहली बात ध्यान रखनी है, किस पे आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। ये किस पे आधारित होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा, यह केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर लागू होता है। यह केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर क्या होता है, लागू होता है। एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है कि ऐसे परमाणु या ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल क्या हो, एक हो। एग्जाम्पल, जैसा आपका हाइड्रोजन, हीलियम में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम प्लस। Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो Li+2। तो ये तीनों क्या होती हैं, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। इन पर ही लागू होता है ये परमाणु मॉडल, ये बात ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे नील्स बोर की अवधारणाएं, कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल है क्या।
हम नील्स बोर की अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। उसमें प्रथम अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। स्थायी वृत्ताकार मतलब स्थायी गोलाकार कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये ऐसी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, स्थायी गोलाकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। नील्स बोर ने इन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या बोला है, ऊर्जा स्तर बोला गया है। इनको क्या बोला है, ऊर्जा स्तर बोला गया है। और इन कक्षाओं को क्या बोला जाता है, बोर कक्षा। तो आगे इसने क्या बोला है, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए बोर ने क्या बताया कि इस पर दो बल कार्य करते हैं। और ये दो बल कैसे कार्य करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ कार्य करते हैं। पहला बल है अभिकेंद्रीय बल, अभी मतलब अंदर की साइड, केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, आपका अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान क्या होता है, F बराबर Z²/R²। ये कहाँ से आता है, कूलाम बल से आता है। ये कहाँ से आता है, कूलाम बल से आता है। अभी आप फिजिक्स में विद्युत वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आएगा आपका ये कूलाम बल। दूसरा आपका है अपकेंद्रीय बल, जो कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बाहर की साइड लगता है। और इसका मान क्या होता है, mv²/r। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इन दोनों बलों का मान बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। जब दोनों बलों का मान इक्वल होगा तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यही किया, Z²/R², mv²/r, दोनों क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब एक आर से एक आर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक ही आर बचा। तो Z² इक्वल mv², क्योंकि ये आर तो कट गया। तो ये ही क्या होती है, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा। अब देखो ये कैसे होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स कैसे लगेगा, एक तो केंद्र की ओर ऐसे लगेगा और एक बाहर की साइड ऐसे लगेगा। ये एक तो इसको इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। इस कारण ये यहाँ पर इसी कक्षा में स्थायी रहता है। इसलिए ना तो इस कक्षा के अंदर की साइड जाता है, ना इस कक्षा से बाहर की साइड जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे के समान हैं। तो कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, इसलिए ये दोनों समान फोर्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाने देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये होती है आपकी नील्स बोर की प्रथम अवधारणा। नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखना, नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आपने ये सब लिख लिया होगा। दूसरी अवधारणा क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। क्या, h/2π का पूर्ण गुणज।
अब सबसे पहले बात आती है कोणीय संवेग। ध्यान रखना संवेग तो होता है mv, और यदि इसको हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर। पूर्ण गुणज के लिए n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ये नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।